Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की फॉर्म नंबर 5 द एम्प्टी हार्ट के क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन की पैनोरामा पार्ट 2 की ये जो हमारी फॉर्म है इसका प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था. इस पूरे सेशन में आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन जो कि भाई पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. सो बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब आपको मिलती है हमारी ही बनाई हुई एकदम बेहतरीन टीचर्स के थ्रू, एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बुक्स एंड ई बुक्स. ये बुक्स आपको बहुत मदद करेंगी एग्जाम में, यानी ये जो सैम्पल पेपर के सोल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मैनी मोर. तो इन बुक्स को अवेल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है बुक्स के लिए, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं. Alright, so let's begin with our question and answers. Now we all know काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये एग्जाम में, तो क्वेश्चन आंसर मेनली पूछे जाते हैं. अब मैंने आप लोगों के लिए जो है, आप जब पोम पढ़ते हैं तो उसके बीच में एक बॉक्स बने रहते हैं, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने कवर किया है. सो दीज आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली या ब्रीफली. फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑल्सो रिटन द पेज नंबर. तो पेज नंबर 115 पे आ जाइए. उसमें बॉक्स में नंबर 1 क्वेश्चन है, What is your opinion about a greedy man? तो एक बहुत ही बेसिक जो है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रीडी मैन यानी ये जो हमारी पूरी पॉम थी लालच के ऊपर थी, जिसे मैंने कहा था बहुत ही अच्छी सीख दी है इधर. तो ग्रीडी मैन यानी एक लालची आदमी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, क्या इतना लालच होना सही है या गलत? सो यू कैन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स. नाउ अगेन ब्रीफली, या ये जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें कोशिश करो बहुत लंबी थ्योरी मत लिखना. आपको जो है जैसा क्वेश्चन पूछा है उसका एग्जैक्ट आंसर देना है. सो ओवर हेयर आई हैव कोटेड द आंसर इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा ओपिनियन पूछा गया है तो मैंने कैसे कहा, इन माय ओपिनियन द ग्रीडी मैन ऑलवेज रिमेन्स डिसकंटेंटेड. ही ऑलवेज थिंक्स रेस्टलेसली फॉर एडिंग मोर वेल्थ टू हिज एसेट्स. बिल्कुल ही परफेक्ट और अच्छा आंसर है. कोशिश करो भाई अपनी स्पेलिंग्स और इंग्लिश एकदम एग्जैक्ट लिखा करो आंसर में, क्योंकि मैं मानती हूँ बहुत सारे बच्चों को आंसर तो आते हैं लेकिन यहाँ गलतियाँ कर देते हैं. सो डोंट गो फॉर मेनी कॉम्प्लिकेशन या मेनी सिंप्लिसिटी. एक बीच का लेवल रख के जो है आंसर सही से लिखा करो. डिसकंटेंटेड ये ऑलरेडी आपके कंटेंट वर्ड जो है फॉर्म में भी यूज किया गया है, यानी अनसेटिस्फाइड, जो संतुष्ट नहीं है. तो एक ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान जो है कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है. और लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना. लालच किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आपको कोई बड़ी संपत्ति चाहिए, आपको जो है लगता है नहीं मुझे अपना काम करना है, काम का भी लालच अलग होता है. तो बहुत सारी चीज़ों का लालच होता है. इन सब से इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता. तो हमें एक नॉर्मेलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए. ही ऑलवेज थिंक्स रेस्टलेसली, यानी बेचैन होके जो है वो बस हरदम ये सोचता है कि अपनी संपत्ति कैसे बनाए, अपनी पुश्तों को आगे कैसे दें, हमारे बच्चे ऐसे जिए, बच्चों के बच्चे, वट एवर इट इज़. तो लालच बुरी बला है ये कहा जाता है. ठीक, सो दिस इज द आंसर. यू ऑल कैन क्विकली टेक दी स्क्रीनशॉट्स, है ना. मैं बहुत ही साइड रहती हूँ ताकि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मूविंग ऑन, क्वेश्चन 2, What does he do to satisfy his ambition? अब यहाँ पे he और his कौन है? So over here we are talking about the man that is in the poem. हमेशा याद रखो, क्वेश्चंस भूल मत जाया करो कि भाई आप जो लिटरेचर पढ़ रहे हो, पोम है, स्टोरीज हैं, उसी में आपको आंसर करना है. तो इस पोम में जिस आदमी के ऊपर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य किरदार है, उस मैन के लिए पूछा जा रहा है कि वो जो है अपने एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है. सो लेट्स लुक एट द आंसर. He always runs after earning money, even through unfair practices, to satisfy his ambition by neglecting his own health and family's welfare. यानी वो सिर्फ भगता रहता है पैसे कमाने के लिए, और चाहे उसे गलत काम करके भी, किसी को ट्रिक करके भी, धोखा दे के भी पैसे कमाना हो, मन में चोर हो तो भी वो कमाता है. अपनी खुद की हेल्थ, अपनी फैमिली की चिंता वगैरह छोड़ के वो सिर्फ पैसे की लालच में ही रहता है. ठीक है, अपने खुद के एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अल्टीमेट रिजल्ट डज ही हैव टू कम अक्रॉस? और ऐसे ही लालची इंसान को जो है अल्टीमेटली, फाइनली क्या नतीजा मिलता है? His ambitions for adding more wealth remains unfruitful and he meets a tragic end. Unfruitful का मतलब है कि उसका जो रिजल्ट है अच्छा नहीं मिला, उसे ट्रैजिक एंड बेसिकली क्या होता है? डेथ भाई.
याद करो, है ना, वो जो है 8th पॉट, आठवां जो घड़ा था जो आधा भरा हुआ था गोल्ड से, उसको भरने के चक्कर में उसने दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दी, लेकिन हुआ क्या, घड़ा भरने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। सो ट्रैजिक एंड यानी डेथ का उसको सामना करना पड़ा। वेरी क्लियर, ऑल राइट। देखो कितने प्रिसाइज आंसर, कंसाइज आंसर लिखे हमने, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके नहीं लिखे। अच्छे बड़े आंसर्स आपको जो क्वेश्चन में मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वहाँ लिखने हैं। चलो अब नेक्स्ट आता है पेज नंबर 116। ओवर है यू हैव टू डू ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ट्रू यानी आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं फ्रॉम द पोम, उसे पढ़ो समझो और बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट अगर सही है तो लिखना ट्रू, गलत है तो लिखना फॉल्स। अब अगेन जितनी एक्टिविटीज़ है मैं कहती हूँ पहले आप खुद से करके रखो एंड देन यहाँ चेक करो। सो ये आपका खुद का टेस्टिंग हो जाएगी कि कितने पानी में है ना, और कितने बाहर। चलो नंबर 1, पेरिसामी तुरन हैज़ रिटन द पोम द एम्प्टी हार्ट, यानी यहाँ नाम दिया गया है तुरन जी जो हैं वो पोएट हैं एम्प्टी हार्ट के, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हम ऑलरेडी पोएट के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 2, पेरियासामी टूरन वॉज अ बंगाली राइटर, बोलो कि नहीं मैम बंगाली नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, वो एक तमिल राइटर थे। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब पिछली बार भी पोम या मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ इंग्लिश में भाई, तो उसमें पोएट या ऑथर का नाम जरूर बताती हूँ। सो दिस इज फॉल्स, वो एक तमिल राइटर थे। नंबर 3, द पोम द एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं पता थी तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी हार्ट जो है वो ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय एस स्वामीनाथन। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, पोएट ये नहीं है, एक्चुअल पोएट वही है क्योंकि ओरिजिनली उन्होंने ही लिखी है। नंबर 4, द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट्स। इस पोम में हमने जिस आदमी की बात की गई है उस पेड़ ने, उस कल्पक पेड़ ने उसको 6 पॉट्स दिए थे? नहीं, हमें याद है उसको कितने 7 पॉट्स दिए गए थे, ठीक है, और लास्ट में जो है 8वां पॉट दिया था, तो 6 तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सो दिस बिकम्स फॉल्स। आई होप सभी ने यही आंसर मार्क किया होगा। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन, आंसर द क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, पेज नंबर 116। नाउ वेरी ब्रीफली यानी बिल्कुल ही प्रिसाइज तरीके से आंसर करना है, जैसा क्वेश्चन उसका वैसा ही सीधा आंसर। नंबर 1, व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज रिच। क्वेश्चन पूछता है कि वो आदमी रिच तो था, बहुत ही अमीर था, लेकिन वो कंटेंट यानी सेटिस्फाइड क्यों नहीं था? तो इसका आंसर है द मैन वाज नॉट कंटेंट बिकॉज ही वाज ग्रीडी एंड डिजायरस of adding more money and gold to his assets। यानी वो satisfied क्यों नहीं था? क्योंकि वो greedy यानी लालची आदमी था, और लालची आदमी कभी भी satisfy नहीं हो सकता। लालच अनंत होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, और वो क्या चाहता था कि अपने assets हैं, जितनी उसकी चीज़ें हैं उसमें और wealth ऐड करता ही जाए, और रकम जितना हो सके संपत्ति बढ़ाता ही जाए, ठीक है, ऑल राइट। नंबर 2, When was the gift given by the tree? इस पूरी पोम में हमने जिस पेड़ की बात की है, कल्पक जो हमारी ट्री है, तो उसने जो है उसको क्या कब गिफ्ट दिया? When was the gift given? So the answer is the gift was given by the tree when he went to the tree and prayed to him and prayed to give him a pitcher containing gold coins, गोल्ड कॉइन्स, कुछ नहीं, ट्विस्ट ऑफ टंग हो गया। चलो, तो क्या भाई उसको कब दिया गया? ट्री ने गिफ्ट कब दिया? जब उसने ट्री के पास जाके प्रे करी, मन्नत मांगी उस विश शील्डिंग ट्री के पास कि मुझे जो है एक घड़ा भर के, पिक्चर बेसिकली यहाँ एक वेसल होता है जिसमें रिम तक चीज़ें भरी रहती हैं, तो उसने कहा कि मुझे एक पिक्चर दे दो, एक वेसल दे दो जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ हो, तो तब जो है पेड़ ने उसको ये वेसल्स या पिक्चर दिए थे, ठीक है। All right, question 3. Why was the tree called unkind? अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक पर्सोनिफिकेशन, एक जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया था, अलंकार, मानवीकरण जिसे कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ट्री अनकाइंड। पर्सोनिफिकेशन फिर से रिकॉल करा देती हूँ, क्या होता है कि किसी ऐसी चीज़ को जो ह्यूमन नहीं है लेकिन उसको ह्यूमन कैरेक्टर से दर्शाया जाए। अब ट्री जो है वो निर्दयी या दयालु नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ क्या है, ट्री वॉज अनकाइंड, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन था। तो भाई अब आंसर बताओ कि ट्री को क्यों कहा अनकाइंड? सो द ट्री वॉज कॉल्ड अनकाइंड because it was not glad to see his greediness and had accepted his prayer, not being pleased with
हिम, ठीक है। तो वो उसकी लालच देख के जो है खुश नहीं हुई थी पेड़, और जो है उसकी प्रेयर जो है एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी, है ना। और उसका लालच दूर करने के लिए आगे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी, बट आपको टू द पॉइंट आंसर देना है क्योंकि वेरी ब्रीफली वाले हैं। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4, वाई डिड द मैन वॉन्ट वन पॉट ऑफ गोल्ड, उस आदमी को सोने से भरा घड़ा क्यों चाहिए था। The man wanted one pot of gold when he was not contented with his wealth and wanted to add more money and gold to his assets. So वो क्यों प्रे करने गया, वो ऑलरेडी बहुत रिच था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, तो वो और चाहता था कि मेरी जितनी संपत्ति है, जितना कुछ है, उसमें और पैसा आए, इसलिए वो पेड़ के पास गया, मांगा भी तो क्या मांगा, गोल्ड से भरा हुआ वेसल। चलो क्वेश्चन 5, why was he given 7 pots। अब हमें याद है कि उसने मांगा तो 1 पॉट था, लेकिन वो जो पेड़ है कल्पक, उसने जो है उसको 7 पॉट्स दे दिए थे। तो इसका क्या रीजन है। द कल्पक ट्री फाउंड हिम मच ग्रीडी एंड नॉट सैटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड सो गेव हिम 7 पॉट्स। यानी उस पेड़ को भी समझ आ गया कि आदमी ऑलरेडी अमीर है फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो उसने क्या किया, 1 की जगह 7 गुना करके, 7 गुना के लिए एक वर्ड यूज किया गया था जिसे कहा था 7 फोल्ड, यानी 7 टाइम्स करके उसकी इच्छा को दे दिया था। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही लालची आदमी था। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, कम टू पेज नंबर 117। ये फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, रीडिंग द पोम केयरफुली। तो आपको इसमें बेटा पोम को अच्छे से पढ़ना है। पोम की ही कुछ लाइंस, इनको भूख लगी थी तो ये खा गए थे, तो हम जो है यहाँ पे उन वर्ड्स को या उन लाइंस को प्लेस कर देंगे। सो डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट, सिंपल है, बुक में देखना है, तो यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट चलो भाई, नंबर 1, द मैन वॉज रिच बट डैश। आई थिंक ये पहली ही लाइन है, वो आदमी अमीर तो था बट नॉट कंटेंट। नॉट कंटेंट का मतलब क्या है, संतुष्ट नहीं था। ये एग्जैक्ट पोम की लाइन्स हैं, ठीक है। क्या लिखो पहले में, नॉट कंटेंट। नंबर 2, मॉर्निंग नून एंड डैश ही वेंट, यानी सुबह, दिन और रात वो जाता था, ठीक है। चलो नंबर 3, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड डैश, यानी कल्पक पेड़ से वो मांगने गया था विश, तो उसकी प्रेयर को कल्पक पेड़ ने कैसे दे दिया था, 7 गुना। तो अभी पीछे ही वर्ड बताया था मैंने, क्या था ये वर्ड, 7 फोल्ड। 7 फोल्ड का मतलब क्या होता है, 7 गुना, 7 टाइम्स करके उसकी विश को दे दिया था। ऑलराइट चलो, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज डैश, यानी उसके लिए जो गिफ्ट था, नंबर 4, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज डैश। सो क्या दिया था उसको, बस सिंपल लाइन है, यहाँ पे गिवन आ जाएगा, ठीक है। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, यानी उसको गिफ्ट दे दिया गया था। टू फिल दिस डैश वॉज हिज थॉट, तो इसको कैसे बनना था, आई थिंक जल्दी था, है ना, हाँ। टू फिल दिस क्विक वॉज हिज थॉट। नंबर 6, द 7 फुल डैश ही क्लीन फॉरगॉट्स, 7 जो भरे हुए घड़े थे, वेसल्स, ही क्लीन फॉरगॉट, बिल्कुल भूल गया था वो उनके बारे में, 7 जो सोने से भरे हुए थे। नंबर 7, nothing is wrong with a half filled purse, this the void in the heart, लास्ट लाइन है भाई, ये याद होनी चाहिए, is the curse, यही एक अभिशाप है, ठीक है। पूरा पोम का एक्सप्लेनेशन किया है पिछले सेशन में, देख लेना, ठीक। डायरेक्ट लाइन्स है पोम से, रिटन क्विकली। ओके चलिए मूव ऑन करते हैं, आगे आते हैं। चलो अब आता है एक्चुअल में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी जब आपकी पोम खत्म होती है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनकी बात है। नाउ अगेन दीज आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आपको एक अच्छा सुंदर आंसर देना है, यानी पूरी एक टाइप ऑफ उसकी जो बात कही है उसकी समरी समझाते हुए, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है, कॉमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोम, इज द टाइटल जस्टिफाइड, यानी जो पोम का टाइटल है द एम्प्टी हार्ट, उस पर आप कुछ अपने जो है विचार प्रकट कीजिए और आपको क्या लगता है कि ये टाइटल सही है या गलत, उसे बताइए। सो हियर इज द आंसर, द टाइटल ऑफ द पोम द एम्प्टी हार्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी ये मतलब खुद ही समझाता है उसका। द पोम रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिच बट ग्रीडी मैन, ही इज नॉट कंटेंटेड विद हिज वेल्थ, यानी ये जो पोम है ये किससे रिलेट करती है, एक रिच लेकिन ग्रीडी आदमी से, अमीर लेकिन लालची आदमी से, जो कि अपनी खुद की वेल्थ से, जितनी भी संपत्ति है उससे वो कंटेंट यानी सेटिस्फाइड नहीं है। He wants to add more money and gold to his wealth,
He prayed to the kalpak tree to give him a pot filled up with gold coins. और इसी के लिए जो है वो कल्पक पेड़ के पास जाता है और उससे भी जो है गोल्ड कॉइन से भरा जो है पॉट मांगता है. The tree provides him 7 silver pots full of gold. और ट्री जो है उसको 7 पॉट्स दे देती हैं गोल्ड से भरे हुए. He was given 1 extra pot half filled with gold coins. और जो है पेड़ समझ जाता है और उसके लालच को तोड़ने के लिए वो क्या करता है, वो उसे 8वां पॉट भी देता है. लेकिन इस बार वो पॉट पूरा ब्रिम तक भरा नहीं था, उसे आधा भर के दिया था. As he was a greedy man, he works day and night to fill up the half-filled pot. और जैसे कि वो एक लालची आदमी था, वो ये भूल गया कि उसके 7 घड़े इतने भरे हैं. पहले तो वो रिच है, दूसरा उसके पास 7 घड़े भरे हुए हैं सोने से, लेकिन उसका दिमाग क्या था, ये 8वां आधा भरा हुआ पॉट है, इतना एम्बिशियस है, मैं इसे भरूंगा. तो दिन रात वो हर चीज भूल के जो है इस पॉट को भरने में लग जाता है. बट ही डज नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट्स एंड डाइज. लेकिन वो घड़ा भरने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, आगे आते हैं. और है आगे भाई. The whole affair shows that he had no human sentiments. whole affair का यहाँ मतलब है, जो पूरी कहानी है, पूरी बात है, ये बताती है कि उसके अंदर बाकी सेंटिमेंट्स थे ही नहीं. His heart was empty. क्या था उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में, परिवार को छोड़ दिया, अपनी हेल्थ को छोड़ दिया, जो है उसने फेयर प्रैक्टिसेस नहीं रखी, उसका दिल खाली था. वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे, बोलते हैं ना अंधा एक नशा आ जाता है, उसी के पीछे, लालच के पीछे ही वो भगे जा रहा था. He had no feeling for noble acts. यानी अच्छे काम के लिए उसकी कोई भी फीलिंग्स नहीं थी. Therefore, the title of the poem is quite appropriate. It signifies the importance of contentment, यानी satisfaction के ऊपर बताती है कि इंसान को जो भी हो उसमें संतुष्ट होना चाहिए. ठीक है. There is a strong appeal in the poem related to not to be greedy, to lead a noble and virtuous life, to earn money by hard labor and legitimate means, and desires are endless but life is limited. तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमने पोम से सीखी हैं. क्या? पहले तो लालची मत बनो. दूसरा, एक नोबल यानी अच्छी और वर्चुअस लाइफ जियो, जिसमें जो है आप लोगों के लिए भी अच्छा करो. नंबर 3, जो आप पैसा कमाओ अपनी मेहनत से कमाओ और सही तौर तरीकों से. ये आज मेरी बात हमेशा नोट करना बेटा. एज अ टीचर, इट्स नॉट ओनली आई एम इंग्लिश टीचर, लेकिन गुरु का ये जो है ना कर्तव्य होता है टू टेल द स्टूडेंट्स कि कभी भी लाइफ में रॉन्ग मीन्स से मत कमाना चीज़ें, कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए. क्यों? बिकॉज व्हाट यू डू इट कम्स बैक टू यू. तो ये कभी मत करना लाइफ में, हमेशा सही मीन से पैसे कमाना, यानी मिलावट करके किसी भी फील्ड में आप जाओ, किसी को ट्रिक करके, किसी को नीचे गिरा के कभी आगे नहीं बढ़ सकते. हाँ, उस टाइम के लिए टेम्पररली बढ़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ें परमानेंट नहीं है. इट विल कम बैक टू यू. नंबर 4, डिज़ायर्स आर एंडलेस. ये बात नोट कर लो. डिज़ायर, इच्छाएं, लालच, ये अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होता. तुम सोचो मैं यहाँ पहुँच जाऊँ फिर मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि आज अगर हमने भी जो लालच किया था, हम सोचते थे लाइफ में इस पॉइंट पे आ जाएंगे, अब खुश हैं, अब नहीं. खुशी अभी से ही है, एट प्रेजेंट व्हाट यू आर लिविंग. डोंट फील कि मैं 10th स्टैंडर्ड दे दूंगा उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई. प्रेजेंट में जो अभी जो पढ़ रहे हो उस लाइफ में भी मज़े करो, उसमें भी खुश रहो, कंटेंटेड रहो, सेटिस्फाइड रहो कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. ठीक है. और लाइफ लिमिटेड है, ये पता है, यानी जीवन जो है ह्यूमन लाइफ वो कभी ना कभी भाई आपकी मृत्यु होगी ही. तो ये दिमाग में लेके चलोगे ना, सो एवरी डे यू लिव विथ बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन. वेरी क्लियर. सो बहुत ही प्यारा सा आंसर है ये. आई होप द स्क्रीनशॉट हैज़ बीन टेकन. ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द नेम कल्पक इवोक? What light does it throw on the character of the person? यानी यहाँ पे एक ट्री, विश यील्डिंग ट्री, यानी इच्छा प्रदान करने वाली पेड़ की बात है जिसका नाम है कल्पक. तो कल्पक का नाम क्या बताता है और जो है वो उस पर्सन के कैरेक्टर पे भी क्या दर्शाता है? सो आंसर इज कल्पक इज द नेम ऑफ अ ट्री which fulfills our wishes or our needs if we pray for something to it. In our religious books, this tree is called कल्पत्रु. तो मैंने कहा ना कि जो अपनी पुरानी पौराणिक कथाएं हैं उन सब में एक ऐसे पेड़ की बात होती है कि जो आप कोई भी विश मांगो, प्रेयर मांगो, ज़रूरत है तो वो आपको दे देती है. तो रिलीजियस बुक्स में से कल्पत्रु कहा जाता है. तो एज सच इन द पोम, अ रिच बट ग्रीडी पर्सन गोज टू द कल्पक ट्री एंड प्रेज फॉर गिविंग हिम अ पॉट फिल्ड अप विद गोल्ड कॉइन्स. तो पोम में जो लालची इंसान है वो पेड़ के पास जाता है और उससे प्रे करता है कि मुझे एक पॉट दे दो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ. His prayer was granted and he was given not only 1 but 7 silver pots full of gold coins as gift. He is also given 1 more pot half filled with gold in addition to those 7 pots. Moreover, it has given many times more than he demanded. तो ये लाइनें तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, काफ़ी क्लियर है भाई.
Therefore, the name Kalpak is justified in the poem because it not only solves the problem of the man who goes to it but also gives him many times more than what he demanded. तो कल्पक नाम जस्टिफाइड है यार, इच्छा देने वाली ट्री जो है, इच्छा पूरी करने वाली, उसने जाके एक मांगा, उसने 7 दे दिया और 8वां भी दे दिया, आधा भरा हुआ, यानी 7 वो सिल्वर के पॉट से जिनमें गोल्ड भरा हुआ था। तो भाई सही है, उसका नेम जो है बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। ऑलराइट, क्वेश्चन 3, contentment is the style of life, discuss in the light of poem। यहाँ पे बोला जा रहा है कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि जो है एक जीवन जीने की कला है, वही सही चीज़ है। तो इस पोम को नज़र रखते हुए आप बताइए कि कैसे जो है कंटेंटमेंट का यानी संतुष्टि का इम्पोर्टेंस है। सो कंटेंटमेंट इज द रियल स्टाइल ऑफ लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू लीड अ हैप्पी लाइफ। Discontented man always remains unhappy. Money alone cannot provide us the real pleasure of life. It is evident from the poem The Empty Heart। यानी संतुष्ट जो होता है, इंसान को संतुष्टि होना ही सबसे बड़ी सुखी चीज़ है। भाई आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है या कोई चीज़ है, आप संतुष्ट हो, इट इज़ एवरीथिंग। क्योंकि मनी अकेला ही सब चीज़ें नहीं खरीद सकता है। दैट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग। ये जो है आपकी पोम से भी क्लियरली पता चला। कितना अमीर आदमी था वो, लेकिन लालची था। A rich and greedy person always runs after earning more and more। देखो जितना मिलता है ना वो कम ही लगता है, और कमाना है और कमाना है और कमाना है कि पीछे पड़ते ही रहते हैं लोग, ठीक है। तो वो जो है संतुष्टि कभी नहीं मिल पाती है। He spends his whole life in order to expand his assets. He works day and night to fulfill his desire. He loses his peace of mind and there has no pleasure in his life. One day he dies leaving all his वेल्थ, यानी एक दिन वो मर जाता है अपनी पूरी संपत्ति को छोड़ के। होता क्या है भाई, ना मन की शांति पूरे दिन, ना नींद आना, ना ये करना, पैसे बनाना, अपने बच्चों के लिए बनाना, ये हुआ गया भाई। एक दिन तो मरना ही है, इससे अच्छा आज जी रहे हो, खुल के जियो, खुशी से जियो, क्या पता कल हो ना हो। ओके, thus we learn that contentment is the real style of life as mentioned in the poem. So whenever you're ending long answers, so मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जैसे thus, therefore, so, इस टाइप से जो है आप अपने लॉन्ग आंसर्स को एंड कर सकते हो। ये छोटी सी टिप है मेरे हिसाब से भाई। तो क्या है ना, एक वो कंक्लूडिंग नोट आ जाता है जैसे दस, तो जो है हम ये सीखते हैं पोम से कि संतुष्टि ही रियल स्टाइल है लाइफ का। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। आपको पोम में से उठा के कुछ लाइन्स दी गई हैं और आपको उनका मतलब एक्सप्लेन करना है। लेट्स रीड द लाइन्स। Nothing is wrong with a half-filled purse, 'tis the void in the heart that is the curse. So let's quickly see the answer. There is an underlying message in this statement. It very well makes us aware about the importance of the contentment. Underlying यानी यहाँ पे इस मैसेज में एक स्टेटमेंट में एक छुपा हुआ मैसेज है। ये हमें बताता है कि कैसे संतुष्टि ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। Discontentment is a vice, whereas to live peacefully with the limited hard-earned money is a virtue। यहाँ पे vice and virtue यूज़ किया गया है। Discontentment is a vice, vice यानी एक बुरी आदत कह सकते हो, और सिंपली बताऊँ तो एक टाइप का शाप कह सकते हैं, श्राप टाइप कह सकते हैं। वो एक सही चीज़ नहीं है। क्या बोल सकते हैं दूसरी चीज़, अगर हम बोलें लिव पीसफुल यानी शांति वाला जीवन ही एक वर्च्यू है, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सो इट्स ऑल अ वेस्ट, इजंट इट? द रिच मैन वॉज नॉट कंटेंटेड with 7 pitchers full of gold coins. He lost his life to fill the 8th pitcher as his heart was empty. तो इस पोम में जो आदमी था उसके पास इतना दौलत था, 7 पिचर्स भरे हुए थे, तो वो जो है वो सिर्फ 8वें पिक्चर को फुल करने के लिए अपनी पूरी जीवन भगता दौड़ता रहा और इससे वो मर भी गया, जिससे पता चलता है कि उसका दिल तो बिल्कुल ही खाली था। हिज हार्ट वाज एम्प्टी। क्या ही जिया उसने, भगदड़ मचा रहा था वो सिर्फ उस 8वें घड़े को भरने के लिए। तो यहाँ यही बात है, हाफ फिल्ड पर्स, पर्स से इनका सिर्फ मतलब किसी पर्स से नहीं है, संपत्ति से है कि आपके पास जीवन में कितनी भी चीज़ें हों या कितनी कम हो, आधी हो, दैट इज़ फाइन, वो ठीक है, लेकिन दिल में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। आपका दिल संतुष्ट होना चाहिए, यानी थोड़े में ही खुश हैं वो बेहतरीन है। जिनकी इच्छाएं कम होती है ना, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाट डज सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम में जो सिल्वर पिक्चर है वो क्या बताता है? द रिच मैन वॉज वेरी ग्रीडी, हैविंग सो मच ऑफ वेल्थ ही स्टिल डिजायर टू हैव मोर एंड मोर वेल्थ। The Kalpak tree was very unkind. Out of unkindness,
he gave him so much and extra 7 silver pitchers to increase his greediness. Therefore, the term silver pitcher symbolizes the Kalpak's adding fuel of silver to the unlimited greed of the rich man. यानी कल्पक पेड़ से उसने एक मांगा, उसने 7 दे दिए. क्यों? क्योंकि वो समझ गया था वो लालची आदमी है, और वो जो सिल्वर के पिक्चर है वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि कैसे जो है वो उसकी लालच को और फ्यूल दे रहा था कि लालची आदमी दो इसको, और तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं था. ठीक है, तो 7 सिल्वर पिक्चर सिंबलाइज करते हैं किसे? एक फ्यूल एडिंग. फ्यूल मतलब क्या होता है कि आग में घी डालने वाला काम, लाइक दैट. ऑलराइट, ओके भाई, ओके चलो खत्म होता है यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस. अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन पे. कॉम्पोजिशन आपकी बुक में ही दिया गया है. कॉम्पोजिशन इंक्लूड राइटिंग स्किल्स लाइक पैराग्राफ, लेटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस पर्टिकुलर पोम में आपको दिया है पैराग्राफ राइटिंग. So what you need to do, write a paragraph in about 100 words on each of the following. आपको I think 2 दिए गए हैं टाइटल, इसमें आपको पैरा राइटिंग करनी है in about 100 words. So आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक सिंपल पैराग्राफ जो है बनाइए जिससे आप चीज़ों को कंक्लूड कर सकें. नंबर 1 थिंग, पूरे को कॉपी नहीं करना है, इंग्लिश है. हमेशा कहती हूँ कैसे इंप्रूव करोगे, डू राइट योर ओन थॉट्स. फिर उसमें गलतियाँ आती हैं, आप यहाँ से सीखो, यू आर फ्री टू डू दैट. ठीक है, चलो. अ रिच मैन्स एम्प्टी हार्ट, पहला आपको हेडिंग दी है, टाइटल दिया है. एक अमीर आदमी का खाली दिल. बेहतरीन इसलिए क्योंकि आपकी पोम से ही रिलेटेड है ये, तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं. आइए देखते हैं. Human character can create wealth, but wealth cannot create character. Rather, it gradually ruins it and creates conditions in which the basic virtues of existence decay or are destroyed. यानी इंसान जो है वो संपत्ति बना सकता है, लेकिन संपत्ति से जो है इंसान का कैरेक्टर, मॉरल वैल्यूज ये सब नहीं बनती है. और इवन वो संपत्ति, वो लालच जो है उसे और डीके, डिस्ट्रॉय करती है, यानी उसे ख़त्म या बर्बाद करती है. ह्यूमन सिंपैथी, कंपैशन फॉर द पुअर, the weak and the downtrodden, the elementary qualities of respect and reverence for elders, consideration for others, and at times even the dictates of country are clean forgotten when the obsession with wealth becomes a predominant trait of one's character. कुछ बच्चों को लगेगा मैम बहुत खतरनाक वर्ड है, मैं जब भी लिख के देती हूँ मैं ये नहीं चाहती, साइंस, सोशल, मैथ्स के आंसर्स नहीं है इनको आप कॉपी करो. इंग्लिश लिटरेचर है, सो आई गिवन अ फ्यू वर्ड्स, तो आपको इनमें से जो लगता है कि हम मैं ये उठा के अपनी लाइन में डाल सकता हूँ, सो डू दैट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप ऑल दीज वर्ड्स. हाँ, कुछ लगेगा मैम इतने सारे तो याद ही नहीं होंगे, रेवरेंस, डिक्टेट्स, कंसिडरेशन, सो इट्स फाइन. टेक द वंस विच यू फील हाँ ये मैं याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आई कैन पुट इट इन माई लाइन्स. ठीक है, बिकॉज आई नो आप लोग बहुत ही क्रिएटिव सोचते हो, तो आई थिंक मुझसे भी बेटर पैराग्राफ लिख सकते हो रिच मैन्स एम्प्टी हार्ट पे, बट इट्स जस्ट यूज द राइट इंग्लिश. ठीक है, सो यानी डाउन ट्रॉडन, यानी जो लोग नीचे दबे हुए हैं. डाउन ट्रॉडन मतलब जो बहुत ही पुअर हैं, गरीब हैं, उनके लिए सिंपथी होना है ना, संतावना होना, ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं. और जब इंसान को ऑब्सेशन आ जाता है वेल्थ से जब बहुत प्यार होने लगता है ना, तो ये सब कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं देखो होता है. बहुत लोग कहते हैं जब कोई अमीर बन जाता है कि तुम बदल गए हो. सो दैट हैपेंस बिकॉज वो बेसिक चीज़ें जाने लगती हैं. हमें लगता है हम अपनी वेल्थ कैसे बचा के रखें. ओके, सो their hearts become empty from those virtues, और इन्हीं सब से जो उनके दिल एकदम खाली होने लगते हैं. Countless instances are known of wealthy people becoming proud, cruel and heartless. Countless instances, instance का मतलब होता है example. तो ऐसे अनंत एग्जाम्पल हम दे सकते हैं उन लोगों के विच गॉट रिच, जो अमीर हो जाते हैं, लेकिन देन वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही उनमें जो है प्राउड आ जाता है, बहुत ही हार्टलेस टाइप के हो जाते हैं. ठीक है, सो 100 वर्ड्स का था, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. बहुत ज़्यादा इसको आप एक्सटेंड करके मत लिखना, वर्ड लिमिट को ध्यान रखना. ठीक है, चलो. सेकेंड पैराग्राफ इज रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग काइंड हार्टेड. यानी अगर आप एक काइंड पर्सन हो, अच्छे दिल के इंसान हो, तो उससे आपको क्या क्या अच्छा मिलता है. यानी बेसिक है काइंडनेस के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, अगेन इन 100 वर्ड्स. तो ये भी आप कर सकते हैं. बीइंग काइंड टू अदर्स चार्जेस नो मनी. किसी से काइंड होना, किसी के साथ अच्छा होना, कोई पैसे नहीं लगते हैं यार इसके लिए. इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शोइंग लव एंड केयरिंग फॉर अदर्स सेल्फलेसली. यानी खुद के लिए बिना सोचे दूसरों के लिए अच्छा करना. इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग अदर्स हैप्पी विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन. This act helps in maintaining a long-lasting relationship based on honesty and loyalty. अच्छा भाई, काइंडनेस का मतलब ये नहीं है तुम किसी की मदद कर रहे हो पैसे के थ्रू, किसी दूसरी चीज़ों के थ्रू. काइंडनेस एक व्यवहार भी है. तुम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन जो बहुत ही रिच है,
वो किसी की बहुत मदद, जैसे देखें ना बहुत सारे रिच लोग गरीबों की मदद करते हैं, खाना बांट रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है ना। व्यवहार में वो बड़े ही गुस्सैल हैं, दूसरों से बदतमीजी से बात करेंगे, लेकिन बहुत दे रहे हैं भैया, पैसा दे रहे हैं वो सबको, बहुत सारी जो है खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल पर्सन है, यू कैन से अ मिडिल क्लास पर्सन हु इज़ नॉट वेरी रिच, है ना, हु इज़ नॉट वेरी रिच, लेकिन वो व्यवहार अच्छे से रखता है, दूसरों की इज्जत करता है, कोई उनके घर में आएगा तो उनको उस तरह से बर्ताव करेगा, चाहे वो उसका दुश्मन भी क्यों ना हो। तो ऐसे रिश्ते जो है ना ऑनेस्टी और लॉयल्टी पे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये जो आपको खुद भी लाइफ में अपनानी चाहिए। ये एक्ट ऑफ काइंडनेस कोई स्पेसिफिक रीजन से नहीं होगा, तुम कोई भी हो, चाहे मान लो कोई गरीब इंसान हो, तुम उसके साथ भी सेम हो, अमीर के साथ भी सेम हो, दैट वे यू आर अ लॉयल पर्सन। अब चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों उनके साथ भी, चाहे तुम्हें कोई पसंद नहीं हो, बट स्टिल इफ यू आर गुड टू देम, दैट इज काइंडनेस। काइंड हार्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पुअर के साथ अच्छे हो तो तुम काइंड हार्टेड हो, किसी और के साथ, पर तुम्हारे खुद के घर के लोग हैं, शुरुआत यहाँ से क्या करो। बहुत लोग जो हैं कहते हैं मैं गरीबों की मदद करूँगा, ये करूँगी, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके आसपास जो आपका फर्स्ट सर्कल बनता है आपकी फैमिली, आप उनके अच्छे से रहें, उनके साथ अच्छे से रहें, आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, चाहे आपको कोई नहीं पसंद हो उसके साथ जब आप अच्छे से बर्ताव करोगे, देन यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन। ऑलराइट, दिस एक्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी. We were taught to be kind, be modest to everyone, take up various responsibilities, set our priorities, and make decisions when we were kids. Being kind is a sense of honesty, purity, loyalty, happiness, and integrity. It's very important to be pure. आज ना कल तुम्हें कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट से पहली सबसे बड़ी चीज़ तो होती है सेटिस्फैक्शन। तुम्हें रिजल्ट में भी क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए क्या, नहीं, क्या चाहिए, संतुष्टि ही तो चाहिए भाई। Since we live in a society and share various relationships, we must make sure that our behavior and actions do not harm others. सबसे पहली चीज़, अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो एक चीज़ याद रखो कि हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन से एटलीस्ट किसी को दुख ना पहुंचे। बहुत लोग कहते हैं वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आई नो दैट, बट एटलीस्ट आप इतना तो करो कि आप किसी को दुखी नहीं करो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, और बातें अच्छी लगी हों तो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए, सो विद दिस वी एंड पॉम नंबर 5 एम्प्टी हार्ट के क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसी पर्टिकुलर पॉम का ग्रामर सेक्शन। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। फिर से बता दूं जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो बेटा आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये सब हमारे टॉप कोर्सेज हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों चैनल्स में ही जो है हमारे सभी वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। So see you all in the upcoming session. Till then, goodbye.